जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का ग्लोबल नेक्सस इनसाइट चैनल के माध्यम से जो ज्योग्राफी की क्लासेस चलाई जा रही है इसमें सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी का एक कंसेप्ट होता है रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इसके बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर डे एंड नाइट फॉर्मेशन कैसे होता है, दिन और रात का निर्माण कैसे होता है। हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि यानी ऋतुएं, सीजन जो है उनका निर्माण कैसे होता है। यदि सर्द ऋतु आ जाती है तो कभी ग्रीष्म ऋतु यानी कि ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या समझते हैं कि रोटेशन क्या होता है, पृथ्वी का रिवोल्यूशन क्या होता है। देखो दोस्तों, पृथ्वी जब अपनी ही धुरी के ऊपर, जब अपने ही एक्सिस के ऊपर घूमती है तो उसे रोटेशन कहा जाता है। लेकिन जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसको रिवोल्यूशन कहा जाता है। देखो, ये पृथ्वी यदि अपने ही एक्सिस के ऊपर घूम रही है ना, ऐसे यदि पृथ्वी अपने एक्सिस के ऊपर घूम रही होती है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, रोटेशन कहा जाता है। खास बात यही है रोटेशन की कि ये अपने एक्सिस के ऊपर घूमती है, ठीक है। लेकिन रिवोल्यूशन में क्या फर्क है? रिवोल्यूशन में ये फर्क है कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है, ठीक है। देखो, रोटेशन में ये है कि जब पृथ्वी अपने एक्सिस के ऊपर घूम रही है तो उसे रोटेशन कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो दोस्तों, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रोटेशन और रिवोल्यूशन के अंदर क्या फर्क होता है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि जो रिवोल्यूशन है ना, ये यानी कि बिल्कुल सीधा सीधा गोल गोल आकार में नहीं लगाया जाता है। ये जो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, ये अंडाकार शेप के अंदर घूमती है। अंडा जो होता है बिल्कुल गोल नहीं होता, बिल्कुल यानी कि बॉल के शेप का नहीं होता है गोल, वो होता है अलग इस शेप का होता है। यानी कि जो पृथ्वी है वो अंडे की जो शेप होती है ना, उसमें सूरज के चारों तरफ घूमती है। यानी कि जो एलिप्टिकल जो शेप होती है उसमें घूमती है सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी, ये शेप होती है। अब इसमें हमारे पास में यानी कि जो सूरज है ना वो तो यहाँ पे है, अब ये पृथ्वी इसके चारों तरफ इस शेप में घूम रही है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये सवाल उठ के आ जाता है हमारे पास में कि यानी एक समय ऐसा आता है कि पृथ्वी सूरज के बहुत ज्यादा समीप हो जाती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है यहाँ पर कि पृथ्वी सूरज के बहुत ज्यादा दूर हो जाती है। तो जो सबसे समीप आती है पृथ्वी, वो कौन सी तारीख होती है? पृथ्वी सूरज के समीप होती है 3 जनवरी को। पृथ्वी सूरज के समीप होती है 3 जनवरी को, और इसको क्या कहा जाता है? प्रीहीलियन। जब पृथ्वी सूरज के बिल्कुल समीप होती है 3 जनवरी को तो उसे बोला जाता है प्रीहीलियन। लेकिन वहीं जब पृथ्वी सूरज से एकदम दूर होती है तो वो कौन सी तारीख होती है? वो होती है 4 जुलाई। सूरज से अधिकतम दूरी की सीमा पर होती है 4 जुलाई को पृथ्वी, जिसे बोला जाता है अपहीलियन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि रिवोल्यूशन किस शेप के अंदर होता है। रिवोल्यूशन होता है अंडाकार शेप के अंदर। इसके अंदर यही है कि यहाँ पर पृथ्वी जो है सूरज के अंडाकार शेप के अंदर चक्कर लगाती है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये है कि पृथ्वी एक रोटेशन करने में, पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमने में एक रोटेशन करने में कितना समय लेती है? तो ये समय लेती है यहाँ पर 24 घंटे का। एक रोटेशन बराबर होता है 24 घंटा। लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल आता है कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो देखो दोस्तों, इसमें लगता है इसको 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट का समय। आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि रोटेशन और रिवोल्यूशन में क्या फर्क होता है। क्या फर्क होता है? जब पृथ्वी अपने एक्सिस के ऊपर अपनी ही जगह पर रहकर के घूमती है तो उसे रोटेशन कहा जाता है। लेकिन वहीं जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसे रिवोल्यूशन कहा जाता है। रिवोल्यूशन ये अंडाकार शेप में लगाती है, अंडाकार शेप में लगाती है तो एक समय ऐसा आता है कि जब ये सूरज के एकदम नजदीक होती है, वो तारीख होती है 3 जनवरी, जिसको क्या कहा जाता है? प्रीहीलियन। लेकिन वहीं एक समय ऐसा आता है जब ये सूरज से अधिकतम दूरी पे होती है तो वो तारीख होती है 4 जुलाई, जिसको अपहीलियन कहा जाता है। तत्पश्चात हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी एक रोटेशन करने में, एक रोटेशन पूरा कंप्लीट करने में अपनी एक्सिस पर एक चक्कर लगाने के अंदर 24 घंटे का समय लेती है, जबकि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.54 सेकंड का समय लेती है।
अब आप लोग समझ गए होंगे कि एक साल में 365 दिन के होते हैं, तो 365 दिन हम लोग यहां से ले लेते हैं। जब पृथ्वी सूरज के एक मतलब यानी कि पृथ्वी जब सूरज के एक चक्कर लगा लेती है, पृथ्वी जब सूरज के चारों तरफ एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है, तो अपनी एक साल बन जाती है। अब देखो दोस्तों, कई बार आप लोग देखते हैं कि कई साल ऐसी आती है जैसे कि जिसको लीप ईयर बोला जाता है, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, उसे लीप ईयर बोलते हैं। कई साल ऐसी आती है जिसमें 366 दिन होते हैं। कई साल ऐसी आती है जिसमें फरवरी का महीना जो है उसमें 29 दिन हो जाते हैं। तो वो 29 दिन कैसे बनते हैं? देखो दोस्तों, अभी यहाँ पर 2023 चल रही है। 2023 में क्या है, 365 दिन हो जाएंगे कुल मिलाकर के। लेकिन वहीं 2024 के अंदर कितने दिन आएंगे? कुल मिलाकर के 366 दिन। क्यों दोस्तों? जब 365 दिन जैसे कि 2021 में हो गए, तो 2021 का हमने 6 घंटे बचा लिया। अब 2022 के अंदर जो 365 दिन 6 घंटे हुए थे, 365 दिन उस साल को दे दिए, 6 घंटे हम लोगों ने 2022 का बचा लिया। अब जो 2023 है ना दोस्तों, इसका भी मान के चलो हम लोग 6 घंटा बचा लेंगे। और जब 2024 आएगी तो उसके 365 दिन और 6 घंटे रहेंगे, तो 6 घंटे हम लोगों को वो मिल जाएंगे। अब देखो 2024 के अंदर हमारे पास में 365 दिन तो उसके मिल जाएंगे, और हमारे पास में हर साल के 2021, 22, 23, 24 चारों साल के हमारे पास में क्या है, 6 घंटे है। तो बताओ 6 चौका 24 और 24 घंटा मतलब कि एक दिन और बढ़ जाता है। इसी कारण की इसी चीज की वजह से हमारे पास में 4 साल में एक बार ऐसा आता है कि जिस वक्त 366 दिन हो जाते हैं, और यानी कि जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाए, वही हमारे पास में लीप ईयर बन के आ जाती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या होता है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि रोटेशन से हम लोग समझते क्या है, रोटेशन से हमारे यहाँ पर प्रभाव क्या पड़ता है, हमारी दैनिक जीवन के ऊपर रोटेशन से क्या प्रभाव पड़ता है। देखो दोस्तों, मान के चलो कि मैं यहाँ पर सूरज हूं, मैं अपनी स्थिति के ऊपर एकदम अटल हूं, मैं अपनी स्थिति के ऊपर एकदम फिक्स हूं। लेकिन दोस्तों मेरे सामने अभी भारत है, जैसे कि 12 बज रहे दिन के, तो यानी कि जब भारत है तो मेरी जो रोशनी वो कहां पे जा रही, भारत के ऊपर जा रही है। लेकिन पृथ्वी अपनी जगह के ऊपर जैसे जैसे घूम रही है, तो यानी कि भारत जब यहाँ से चला जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा जब भारत मेरे एकदम अपोजिट में है, जब मैं यानी कि भारत तक मेरी किरणें नहीं जा रही, तो भारत में क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। और मेरे एकदम सामने कौन आ गया, अमेरिका आ गया। अब जैसे अमेरिका जाएगा यहाँ पर, तो अमेरिका जब मेरे अपोजिट में जाएगा तो भारत आ गया। यानी कि जब पृथ्वी अपने जगह पर रोटेशन करती है तो उसकी वजह से क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि एक एरिया के ऊपर सूरज की किरणें अच्छे से नहीं पहुंच पाती है, वहां पर रात हो जाती है, और जहां पर सूरज की किरणें डायरेक्ट पहुंचती है वहां पर दिन रहता है। दोबारा समझो, देखो सूरज अपनी जगह पर फिक्स अच्छे से अटल है, यानी वो चमक रहा है, लेकिन पृथ्वी जो है वो अपनी जगह पर घूमती जा रही है। अभी यहाँ पर अमेरिका के ऊपर मेरी डायरेक्ट किरणें पड़ रही है। जब अमेरिका यहाँ से एक रोटेशन करके आएगा, तो यानी कि बीच में जब मेरी सूरज की डायरेक्ट किरणें नहीं पहुंच रही है, तो वहां पर रात हो जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रोटेशन की वजह से यहाँ पर दिन और रात का निर्माण होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि रिवोल्यूशन की मदद से कैसे सीजन में परिवर्तन आता है, कैसे ऋतुएं बदलती है। देखो 21 मार्च के दिन क्या होता है कि सूरज की किरणें डायरेक्ट रूप से भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ती है। ये समझो कि 21 मार्च जो है उसको सूरज संपूर्ण रूप से अपनी जो किरणें हैं वो किसके ऊपर पटकता है, भूमध्य रेखा के ऊपर पटकता है। तो आप लोग देखते हैं कि जो मार्च का महीना होता है ना, उस वक्त भारत के अंदर, भारत की स्थिति यहाँ पर है दोस्तों, तो भारत के अंदर ना तो ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो सूरज है ना वो पृथ्वी के बीचों बीच है, और सूरज की जो है वो 2 भागों में बढ़ जाती है। आधी तो चल जाती है उत्तरी गोलार्ध में और आधी चली जाती है दक्षिणी गोलार्ध में। तो यानी कि वो एक फेवरेबल क्लाइमेट बन के आता है मार्च के महीने में। लेकिन अब देखो जब पृथ्वी रिवोल्यूशन कर रही है सूरज के चारों तरफ, तो ऐसा होता है कि ये जो यानी कि सूरज जो है ना इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ ऊपर आने लगता है, जो कर्क रेखा है इसकी तरफ आगे आगे बढ़ने लगता है। तो आप लोग देखते हैं कि जब सूरज की किरणें यहाँ आगे की तरफ पड़ने लगती है, 21 मार्च के बाद में सूरज किसकी तरफ बढ़ेगा, कर्क रेखा की तरफ बढ़ेगा, और भारत इसी कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। तो 21 मार्च के बाद में जब अप्रैल आता है, मई आता है, जून का महीना आते आते भारत के अंदर गर्मी पड़ने लग जाती है। क्यों पड़ने लगती है? क्योंकि जो सूरज है उसकी स्थिति यहाँ से भूमध्य रेखा से उठ करके कहाँ आने लगता है,
कर्क रेखा की तरफ आने लगता है। तो आप लोग देखते हैं कि जैसे जैसे 21 जून आता है ना, तो भयंकर तरीके से भारत के अंदर यहाँ पर गर्मी पड़ने लग जाती है। इस उत्तरी गोलार्ध के अंदर भयंकर तरीके से गर्मी पड़ने लग जाती है। क्यों? क्योंकि 21 जून की जो तारीख होती है ना दोस्तों, 21 जून के दिन सूरज जो है वो एकदम डायरेक्ट रूप से जो कर्क रेखा है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके टॉप मोस्ट पे होता है। तो भारत के अंदर आप लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून का। 21 जून का सबसे बड़ा दिन क्यों होता है? क्योंकि इस दिन यहाँ पर सूरज जो है उसकी किरणें टॉप मोस्ट पड़ती है भारत के ऊपर या उत्तरी गोलार्ध में। 21 जून को यहाँ पे जो दक्षिणी गोलार्ध है ना दोस्तों, इसमें क्या हो जाता है यहाँ पे, यानी कि 21 जून को भारत के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि यहाँ दक्षिणी गोलार्ध के जो भी देश है यहाँ पर सबसे बड़ी रात होती है। इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब फिर देखो दोस्तों, 21 जून के बाद में क्या है कि सूरज वापिस यहाँ की तरफ जाने लग जाता है, नीचे की तरफ जाने लग जाता है। किसकी तरफ जाने लगेगा? अब उसको यहाँ पे कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक की तरफ भी तो जाना है, तो वो वापस जाने लगेगा 21 जून से। जैसे जैसे 21 जून से जुलाई का महीना रहेगा उसमें भी गर्मी रहेगी, अगस्त के महीने में भी गर्मी रहेगी, लेकिन सितंबर का महीना आते आते वही क्लाइमेट आ जाएगा जो मार्च के महीने में क्लाइमेट था। सितंबर का महीना जो है वो फेवरेबल क्लाइमेट होता है, ना तो ज्यादा ठंडी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन अभी जो सूरज यहाँ से चल के आया था ना 21 जून के बाद में नीचे की तरफ, तो वो 23 सितंबर का दिन ऐसा आता है जब सूरज दोबारा से कहां पे आ जाता है? भूमध्य रेखा के ऊपर आ जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि 21 मार्च को सूरज डायरेक्ट रूप से भूमध्य रेखा पर अपनी किरणें बरसाता है, उसके बाद में वो कर्क रेखा की तरफ आता है। तो यहाँ पर कर्क रेखा की तरफ आता है ना दोस्तों, तो यहाँ पर 21 जून को पहुंच जाता है। 21 जून को यहाँ पर भारत वाला जो एरिया, यहाँ पे भयंकर तरीके से गर्मी पड़ती है। अब क्या होता है कि सूरज डायरेक्ट रूप से फिर नीचे जाने लग जाता है। सूरज का तो काम ही यही है, तो सूरज नीचे जाएगा तो 23 सितंबर को फिर वो भूमध्य रेखा पर पहुंच जाएगा, और जब 23 सितंबर का दिन आएगा तो वही क्लाइमेट हो जाएगा जैसा कि 21 मार्च को क्लाइमेट था। आप लोगों को इतना समझ में आ गया? अब देखो दोस्तों, सूरज को क्या करना है? मकर रेखा की तरफ जाना है। सूरज को क्या करना है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जाना है। तो देखो दोस्तों, सूरज यहां से नीचे जाने लगता है, सूरज यहां से नीचे जाने लगता है। कहां पर? मकर रेखा की तरफ। अब देखो, जब यहां पर सूरज यहां से भूमध्य रेखा से नीचे जाने लगता है ना, तो आप लोग पाएंगे कि सितंबर के महीने के बाद में अक्टूबर में, नवंबर में ठंड पड़ने लग जाती है। जैसे सितंबर के बाद में अक्टूबर आएगा तो कम ठंडी रहेगी, क्योंकि सूरज यहाँ पे पहुंचा है। अक्टूबर में यहाँ पे तो सूरज में मतलब भारत में थोड़ी ठंड बढ़ जाएगी। नवंबर के महीने में और ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी। लेकिन जब दिसंबर का महीना रहेगा तो सूरज यहाँ पर आ चुका है, और जब सूरज यहाँ पर आ चुका है तो उसकी किरणें यहाँ पर ज्यादा पड़ेगी, उसकी किरणें यहाँ पर कम पहुंच पाती। तो भारत के अंदर क्या होता है, यानी दिसंबर का जो महीना होता है उसके अंदर खूब कड़कड़ा के ठंड पड़ती है। दिसंबर के महीने में खूब अच्छी खासी ठंड पड़ती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब सूरज लास्ट अपने पीक पॉइंट में पहुंच जाता है, वो है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को वो यहाँ पर आ जाता है, और जब 22 दिसंबर को यहाँ पर आता है तो उसकी डायरेक्ट किरणें कहां पर पड़ रही है? मकर रेखा पर। जब उसकी डायरेक्ट किरणें मकर रेखा के ऊपर पड़ रही है तो सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा दिन पड़ेगा यहाँ पर जो देश है उनके अंदर सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। लेकिन अपने यहाँ भारत के अंदर यहाँ पे सबसे बड़ी रात होती है 22 दिसंबर को। आप लोगों को समझ में आई होगी कि सबसे बड़ी रात क्यों होती है 22 दिसंबर को, क्योंकि उस वक्त सूरज की किरणें भारत के ऊपर बहुत कम पड़ती है, इसलिए भारत में सबसे छोटा दिन होता है। जबकि यहाँ पर और सबसे बड़ी रात होगी। सबसे बड़ी रात क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर सूरज जो है ना उसकी कम किरणें पहुंच रही। आप लोगों ने नोटिस किया है क्या कि जब यहाँ पर गर्मियों के दिन होते हैं, जब ग्रीष्म काल चलता है, तो यहाँ पर दिनों की अवधि बहुत बड़ी होती है। सुबह 5:30 बजे यानी कि उजाला छा जाता है, और शाम को 7-7:30 बजे तक उजाला रहता है। लेकिन यहाँ पे जो सर्दी के दिन है वो जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। तो यही तो कारण है कि जब सूरज का प्रकाश कम पहुंचता है तो दिनों की अवधि घट जाती है, रात की अवधि बढ़ जाती है। और जब यहाँ पे सूरज का प्रकाश ज्यादा पहुंचता है तो दिन की अवधि बढ़ जाती है, रात की अवधि घट जाती है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है। जब पृथ्वी अपने ही धुरी के ऊपर घूम रही होती है तो रोटेशन होता है। रोटेशन की वजह से क्या होता है, जैसे रोटेशन के वक्त यदि कोई रोटेशन जब वो लगा के आती है तो उससे दिन और रात का निर्माण होता है। रिवोल्यूशन की मदद से साल का निर्माण होता है। रिवोल्यूशन की वजह से
मौसमों का निर्माण होता है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, ऋतुओं का निर्माण होता है। अब ऋतुएं कैसे बनती है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हाँ, ध्यान दे लीजिएगा, जो 21 मार्च को जब सूरज भूमध्य रेखा पर आता है तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है दोस्तों, स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोला जाता है। और जब यहाँ पर 21 जून को सूरज कर्क रेखा के ऊपर होता है डायरेक्ट रूप से, तो उसे बोला जाता है समर सोलिस्टिक। क्या बोला जाता है, समर सोलिस्टिक। ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। तत्पश्चात जब सूरज वापस भूमध्य रेखा पर पहुंचता है 23 सितंबर को, तो उसे क्या कहा जाता है, ऑटोमन इक्विनॉक्स। क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑटोमन इक्विनॉक्स। यहाँ पर ये कौन सी इक्विनॉक्स था, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और ये कौन सा है, ऑटोमन इक्विनॉक्स। तत्पश्चात जब सूरज यहाँ नीचे पहुंचता है 22 दिसंबर को, यानी कि मकर रेखा पे अपनी डायरेक्ट किरणें पहुंचाता है, तो 22 दिसंबर की स्थिति को क्या कहा जाता है, विंटर सोलिस्टिक। आई होप कि आप लोगों को पूरी क्लास बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। मिलेंगे हम लोग एक नई ऐसी अच्छी क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।